आमिर बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साल के सबसे बड़े इंटरव्यू की, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। बोले, यकीन से कह सकता हूं कि साबिक वजीर आजम के पीछे भारत है। ये भी कहा कि वो फौज पर तनकीद करके फितना फैला रहे हैं। नवाज शरीफ मुजरिम है, कोई वजह नहीं कि बरतानिया उन्हें पाकिस्तान के हवाले ना करे। तो नवाज शरीफ है, ये कभी भी डेमोक्रेट नहीं था। पहले तो इनको पाला फौज ने, इसको हाथ पकड़ के मुंह पे चूसनी लगा के तो एक पॉलिटिशियन बनाया। ये तो हल्के टोकरे डीसीज के कमरे के बाहर रिश्वत देते थे। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें बाहर के लोगों से, बाहर के मुल्कों के लोगों से बाकायदा मिल रहा है। ये साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। यही गया था मुशर्रफ से डॉक्यूमेंट और सऊदी अरेबिया से साइन करके सऊदी अरेबिया। तो इनको शर्म नहीं है झूठ बोलने में। वहाँ जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को टैग कर रहा है। 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुज़दिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता। अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दौर पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। हम इसको वापस बुलवा रहे हैं। मुजरिम जो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए गया था, इसके लिए कोई वजह नहीं कि वो हम इसको वापस ना भेजें। ये जो मर्जी करना चाहें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं इनके लिए तैयार। पाकिस्तान का एक फैसला कुन वक्त है। आज हम इनके ब्लैक मेलिंग के अंदर आ गए। याद रखना, हमारे आने वाली नस्लें कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। इमरान खान इदारों और अपोजिशन में टकराव चाहते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म पर इदारों के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। नदीम मलिक लाइव को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि NRO ना देने का बयानिया घिसा पिटा है। बयानिया वो बड़ा घस पिट गया है कि NRO नहीं दूंगा, और दूसरा ये कि जी जो भी हो जाए, ये तो जी पिछली हुकूमत ने किया था। अब इसके ऊपर कौन यकीन करता है 2.5 साल बाद। ये इसका जो है ये बयानिया जो है वो इसका बिल्कुल पिट चुका है। अब इसके ऊपर कोई यकीन करने को जो है वो तैयार नहीं है। ये अदारों को बीच में ला के और अदारों के साथ अपोजिशन को टकराव में ला के ये अदारों को जो है वो अपोजिशन से टकराना चाहते हैं, और दरअसल ये अदारों के खिलाफ जो है ये साजिश कर रहे हैं। मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक ने अमरीकी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाबर क्रूज मिसाइल बनाने से मुतालिक नवाज शरीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। एटमी साइंसदान समर मुबारक मंद का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बड़ा बयान। अमरीकी मिसाइल टूमोहॉक की रिवर्स इंजीनियरिंग से मुतालिक नवाज शरीफ का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया को बताया था कि 1998 में बलूचिस्तान से एक अमरीकी क्रूज मिसाइल साबित हालत में मिला था, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाबर क्रूज मिसाइल मकामी तौर पर बनाया गया था। इस पर डॉक्टर समर मुबारक मंद का कहना है कि क्रूज मिसाइल बहुत ही नाजुक होता है और ये बात मुज़ायका खेज है कि मिसाइल जमीन पर गिरे और इसके टुकड़े टुकड़े ना हों। डॉक्टर समर मुबारक के मुताबिक ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान से मिसाइल मिले, मगर वो चंद टुकड़े थे। तबाशुदा मलबे और छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या रिसर्च की जा सकती है। वो महज कूड़े करकट का ढेर था जो बेसूद था। पाकिस्तान से अमेरिका ने यह मलबा वापस मांगा भी नहीं था। अगर मांगा जाता तो वापस भी कर देते। क्या इख्तलाफ राय रखना ख्वाजा आसिफ को महंगा पड़ गया? क्या अपोजिशन तहरीक से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है? मरियम नवाज ने मीडिया ब्रीफिंग में तहरीक को लीड करने के लिए एक एक सरगर्म रहनुमा का नाम लिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ का जिक्र ना किया। माजरा आखिर है क्या? सवालात गर्दिश करने लगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी से मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बयान को नापसंद किया तो उन्हें पार्टी मामलात से साइडलाइन कर दिया गया। नून लीग के वर्कर्स कमेटी इजलास में मरियम नवाज ने फर्दन सबके नाम लिए। सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नजरअंदाज कर दिया गया।
مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا, شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا, رانا ثناء اللہ گرفتار ہوگا تو پرویز رشید ہوگا, مریم اورنگزیب ہوگی, سعد رفیق ہوگا, احسن اقبال ہوگا. سیاسی جماعت پر خاندانی قبضہ دیکھنے والے اب کہنے لگے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے. لیگی رہنما مریم نواز نے اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا. پریس کانفرنس کے دوران بولی, گرفتار کرنا ہے تو کر لیں, میری جگہ قیادت کے لیے کوئی اور آ جائے گا. حکومت کی بنیاد کمزور ہے, ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکے گی. میں تو گرفتار ہو جاؤں گی, گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی, لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں. مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے. مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا, شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا. مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے. ایسا آدمی عمران خان کے جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی, یہاں سے ذرا خالی ہے. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا. اس میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. میاں صاحب محمد نواز شریف ہے, پاکستان میں پہلا شخص ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا اور اب انشاءاللہ تعالی 4تھی دفعہ بھی بنے گا. نواز شریف اپنے ملک کے لیے ناقابل تسخیر اس کو بنائے گا, چاہے وہ میزائل ہو یا وہ اٹامک ایکسپلوژنز ہو. نواز شریف نے ہر جگہ ثابت کیا ہے. آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے, سب کے سامنے کریں, میں بیل بفور اریسٹ نہیں کراؤں. اور صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ میم لیگ پاکستان میں جتنا بولے گی شین لیگ کا بیڑا غرق کرے گی. شریف خاندان کی ریاست کے خلاف سازشوں پر عدالتیں نوٹس لیں. آج اور ان کے ذیلی اداروں نے میزائل پروگرام اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جس حد تک محنت سے بنایا ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور جس طرح اس کی سپرویژن اور اس کی حفاظت کی ہے. ان کرپٹ اور بددیانت سابقہ حکمرانوں کو تو انہوں نے قریب بھی نہیں آنے دیا پاک افواج کے ذیلی اداروں نے کہ کہیں یہ بھی بیچ کے نہ کھا جائیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے سلطان مفرور الدین صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, کہ انہوں نے ایٹم بام کے حوالے سے دعویٰ کیا. احتساب عدالت لاہور میں پیشی پر آئے نون لیگی رہنما سعد رفیق نے حکومت پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. بولے پاکستان میں آزاد صحافت پر پابندی ہے لیکن یہ 2020 ہے, آپ سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو روک نہیں سکتے. عمران خان کی حکومت کو اور ان کے مینڈیٹ کو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا. ان کی مکمل توجہ اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں نکالنے پر اور انہیں جیلوں میں ڈالنے پر ان کی فوکسڈ رہی. نواز شریف صاحب کی یا کسی سیاسی لیڈر کی اگر آپ میڈیا پر تقریروں پر پابندی لگائیں گے تو اب یہ کوئی 60 کی دہائی تو ہے نہیں. سوشل میڈیا موجود ہے, انٹرنیشنل چینلز موجود ہیں دنیا کے, آپ کس کو روکیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف 1750 کنال سے زائد زرعی اراضی سمیت بڑی جائیداد کے مالک نکلے. 4 کمپنیز میں شیئرز اور 8 بینک اکاؤنٹس میں پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی بھی موجود ہے. نیب نے احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں سب بتا دیا. دیکھیے تفصیل سہیل رشید کی رپورٹ میں. نواز شریف کی کتنی جائیدادیں, کتنے بینک اکاؤنٹس اور کتنی کمپنیوں میں شیئرز. احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی نیب رپورٹ میں ساری تفصیلات سامنے آ گئی. نیب رپورٹ کے مطابق نواز شریف 4 کمپنیوں میں شیئرز کے مالک ہیں. محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں 4,67,950, حدیبیہ پیپر ملز میں 3,43,425, حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں 22,213 اور اتفاق ملز میں بھی 48,606 شیئرز ہیں. سابق وزیر اعظم کے نجی بینکوں میں 3 فارن کرنسی اکاؤنٹ سمیت 8 اکاؤنٹس ہیں. 5 اکاؤنٹس میں 6,12,000 روپے جبکہ 3 فارن کرنسی اکاؤنٹس میں 566 یورو, 698 امریکی ڈالر اور 498 برطانوی پاؤنڈز موجود ہیں. نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد لاہور, مری اور ایبٹ آباد میں جائیدادوں کے علاوہ 1,752 کنال اراضی کے مالک. مری میں بنگلہ, چھانگلہ گلی, ایبٹ آباد میں 15 کنال کا مکان اور اپر مال لاہور پر جائیداد بھی شامل. لاہور کے موزہ مانک میں 936 کنال,
बड्डो कसानी में 299 कनाल, रायविंड में 103 कनाल, सुल्तानके में 312 कनाल अराजी मौजूद। शेखुपुरा के मौजा मंडियाली में 14 कनाल और फिरोज वतन में 88 कनाल अराजी के अलावा 3 कीमती गाड़ियाँ और 2 ट्रैक्टर्स भी मियाँ साहब के नाम हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल आजम सवाती, कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी और मेंबर सूबाई असम्बली शराफत अली को गोशवारों में असासा जात के तजाद पर 5 अक्टूबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। अरकान पार्लियामेंट के असासों की छानबीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन। गोशवारों में आमदन और असासों की तजाद पर 3 अरकान असम्बली को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात आजम सवाती और कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को पेश होने का नोटिस भेज दिया। असासों की मुतज़ाद तफसीलात पर PK2 से मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शराफत अली को भी 5 अक्टूबर को बुला लिया गया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की तलबी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की जानिब से दी गई रिपोर्ट पर की गई। इलेक्शन कमीशन का 3 नुकड़ी बेंच पीर के रोज समाअत के दौरान तीनों अरकान से तजाद पर वजाहत तलब करेगा। कमीशन इससे पहले चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो को भी तलब कर चुका है। गोशवारों में तजाद दूर होने पर बिलावल के खिलाफ केस निपटा दिया गया था। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने पर नून लीग का 5 अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। लीगी रुकन जलील शरकपुरी ने फैसले को गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इस्तीफ़ा क्यों दे, इख्तलाफ राय उनका हक है। अगर इस बुनियाद पर पार्टी से निकाला गया तो वो मुझे क्यों निकाला का हक इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, उस्मान बुज़दार से मिलना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं। नवाज शरीफ साहब को ऐसी बात उन्होंने फरमाई जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, अपना इजहार राय उसके ऊपर कर दिया, तो ये कोई पार्टी वायलेशन नहीं है क्या? ये जो हम टकराव की तरफ जा रहे हैं, इससे महंगाई कम हो जाएगी क्या? इससे डॉलर की कीमत सही हो जाएगी? एहतजाज का प्रोग्राम बन रहा है और मौलाना फजल रहमान साहब जो शक्ल अख्तियार करना चाह रहे हैं, ये इंतशार वाली जो बात है कतन गैर मुनासिब है। हमारे कायदीन को थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी बढ़े, इंतशार बढ़े, मजीद बहरान पैदा हो। पार्टी से ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता। किसी इख्तलाफ राय के ऊपर कौन पार्टी से कोई निकाल सकता है? ना निकाला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ है, गैर कानूनी अमल भी है, गैर अखलाकी अमल भी है, गैर जमहूरी अमल भी है। हमारे कायदे ने नारा दिया हुआ है कि मुझे क्यों निकाला, वो नारा मैं भी यूज कर सकता हूँ। बुज़दार साहब को मिलना कोई गैर कानूनी नहीं है। किस पार्टी के डिसिप्लिन में ये लिखा है कि आपने चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलना अगर मुखालिफ पार्टी का है? पार्टी अगर उस्मान बुज़दार साहब की किसी गलती के ऊपर नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी तो मैं पार्टी के साथ स्टैंड करूंगा। अगर उनकी गलती साबित हो, कोई गलती नहीं होएगी, एवं सियासी माहौल के लिए है, तो फिर मैं अपनी राय दूसरी भी रख सकता हूँ। एक बंदा नहीं मिला पब्लिक में से जिसने मियाँ साहब के इस सख्त फैसले को पसंद किया कि तालीम चाहे फाड़ में सियासत चलती रहे। वारे साईं सरकार तेरे कारनामे, एक तरफ कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ तो दूसरी तरफ कराची में जियालों ने बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। कराची में स्कूल्स बंद कराए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स बंद करवाए जा रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी 4 अक्टूबर को कराची में बड़ी रैली जरूर निकालेगी। सईद गनी कहते हैं, कोशिश करेंगे रैली में कोरोना SOPs पर अमल करवाएं। हत्तुल इम्कान कोशिश है कि हम अगर ये रैली करें तो इसमें जो SOPs है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, जो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि रैली में चूँकि गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी, तो लोग गाड़ियों में बैठें, फासलों पर बैठें, मास्क लोगों के पास हों, ताकि एक एहतियाती तदाबीर के साथ हम अपना जो मैसेज है वो आगे बढ़ा सकें। तो देखा ये जा रहा है कि एक तरफ सिंध भर में कोरोना SOPs के हवाले से तासुर ये दिया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से कि वो बहुत मुतहर्रिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि जहाँ पर शादी हॉल्स को बंद करने की बातें हो रही हैं, स्कूल्स को देर से खोलने की बातें की जाती रहीं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ी रैली का ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हलीम आदिल साहब, कोरोना स्कूल्स में आ सकता है, जलसों और रैलीज में, सियासी एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकता, ऐसे में फिर लॉकडाउन का कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। बात यह कि इनका तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वजीर तालीम लगता है अभी तक खुद जेरे तालीम है।
انہیں نہیں پتا اسکول کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی شادی ہال بند کرتے ہیں کبھی کھولنے کی بات کرتے ہیں, کبھی نادر شاہی لاک ڈاؤن لگاتے ہیں اور کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں, کبھی مخالفت کرتے ہیں. یہ ریلیز کس کے خلاف نکالنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ریلیز میں سمجھتا ہوں سعید غنی صاحب اپنی سندھ حکومت کے خلاف ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ کے ہزاروں لوگ سیلاب متاثرین. نہیں حلیم عادل صاحب, ایم کیو ایم جو کہ آپ کی اتحادی جماعت ہے اس کی سیاسی ایکٹیویٹیز کا جواب دینے کے لیے اب پیپلز پارٹی بھی ریلی نکالنا چاہ رہی ہے, تو ایم کیو ایم نے بھی اس سے پہلے ریلی اور جلسوں کا آغاز کیا نا. دیکھیے جی, سندھ میں ریلیز اپوزیشن جماعتیں تو نکال سکتی ہیں, سندھ سرکار اپنے خلاف ریلی نکالنا چاہتی ہے کیا؟ میرا خیال اس لیے نکالنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ 42 کروڑ کی مچھردانیاں کیوں لے لی سندھ حکومت نے. یہ اس لیے ریلی نکالنا چاہ رہے ہوں گے کہ ایڈ کیسے لگ گئی سندھ کو. یہ اس لیے ریلی نکالنا چاہ رہے ہوں گے کہ سندھ میں کتے کی ویکسین کیوں نہیں ملتی. یہ اس کے خلاف ریلی نکالنا چاہ رہے ہوں گے کہ سندھ میں کراچی شہر کو کس طرح کنڈی بنا دیا. یہ اس لیے ریلی نکالنا چاہ رہے ہوں گے کہ 12 سال کے اندر انہوں نے سندھ کا انفراسٹرکچر تباہ کیا. سعید غنی صاحب ایسے زیر تعلیم وزیر ہیں کہ ان کے اسکولوں میں بھینسیں پڑتی ہیں, بچے پڑھا دیے انہوں نے. اسکول ان کے سندھ میں چلیے میرے ساتھ, میں کل بھی لاڑکانہ میں تھا. کل لاڑکانہ کے شہریوں نے گو بلاول گو اور نہ کھپے بلاول زرداری نہ کھپے کے نعرے لگائے ہیں. نہ کھپے پیپلز پارٹی نہ کھپے لاڑکانہ میں نعرے لگ رہے ہیں. ان کے پی ایس ایف کے لوگ ایک اے ایس آئی کو تھانے میں جا کے اس کی وردی پھاڑ دیتے ہیں. ان کی پولیس کچھ نہیں کرتی ہے. 12 سالہ کونج کھو کر. بالکل حلیم عادل صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی کہا جاتا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج کہ ایس او پیز کا بھرپور خیال رکھا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کاشف مرزا صاحب رہنما اسکول فیڈریشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب, ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے اسکولز کے معاملے میں کافی احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا یا اس کا تاثر دیا گیا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے سعید غنی صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہیں, یہ اعلان سامنے آیا کہ کراچی میں آج وہ ریلی نکالیں گے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. یہ ثابت کرتا ہے ان کے ماضی کے بھی جو دعوے تھے اور ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرنے کے پورے پاکستان میں بالکل اور بالخصوص سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو حالات سب سے جو تھے خطرناک تھے. آپ نے بلکہ یہ دیکھا کہ جو سندھ کے اندر جو ریشو بھی تھی وہ باقی پاکستان کی بنسبت جو تھی وہ نمبر 1 تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بزی رہنے کے لیے جو ہے میڈیا انگیج تو کر لیا, لیکن انہوں نے عملاً کچھ کردار ادا نہیں کیا. اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ آپ ان حالات میں جب کراچی سمیت ایک دفعہ پھر لہر بڑھ رہی ہے اور کورونا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, آپ کیسے پورے پاکستان کو جو ہے وہ ایک خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ آپ ریلی نکالیں گے, ریلی میں ایس او پیز کا خیال نہیں ہوگا, اور وہاں پہ جب اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ موجود ہوں گے, جب آپ دعوے دار ہیں کہ ہم نے پورے پاکستان میں ایم کیو ایم سے بھی بڑا ہم نے ایک جو ریلی نکالنی ہے, تو مجھے یہ بتائیں ان میں جو ہزاروں لاکھوں افراد آپ لے کر آئیں گے, اگر ان سے کورونا پورے ملک میں پورے پاکستان میں پھیلتا ہے تو اس سے بڑی سنگین جو غفلت کیا ہوگی اور اس سے بڑی جو ہے مجرمانہ جو ہے حرکت وہ کیا ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ پورے پاکستان کو ان کی معصوم لوگوں کی جانوں کو جو ہے وہ خطرے سے دوچار کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک اور یہ شرمناک بات ہے کہ آپ اس قسم کے دعوے کریں اور پھر آپ ایس او پیز کی بات کرتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں تو دندناتے ہوئے آتے ہیں. ابھی تو ایسے جو آپ نے دیکھا کہ وہاڑی کے ایک شہر میں برے والا میں بھی جو انتظامیہ نے دندناتے ہوئے آئے, اسلحہ پکڑ کے اسکولوں میں, اور ایس او پیز پہ ایک طرف آپ دعوے کر رہے ہیں جی عمل درآمد کر رہے ہیں, بدماشیاں دکھا رہے ہیں, اور یہاں پہ جو آپ ہے اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں. اور آپ ایس او پیز جب خود نہیں کیئر کریں گے تو پھر آپ توقع کیسے؟ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کیسے میں تاثر اب یہی جائے گا کہ دوہرا معیار ہے سندھ حکومت کا. بے شکریہ کاشف مرزا صاحب اور حلیم عادل شیخ صاحب, اس معاملے پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. مزید خبریں اور اپڈیٹس ایک بریک کے بعد. سما کے ساتھ رہیے. کے بعد خبر لاہور سے, جہاں نوکری کا جھانسا دے کر لڑکی سے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. نوکری کا جھانسا دیا اور ہوٹل بلا کر مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کی, 2 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج.
वाकया नौलखा थाने की हदूद में पेश आया। शेखुपुरा की रिहायशी लड़की ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजिमान इरफान और हसन उसके साथ दफ्तर में काम करते थे। बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाहौर लाए, जहां मुकामी होटल में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने लड़की की दरख्वास्त पर दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़की का मेडिकल कराया जाएगा, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सीसीपीओ लाहौर को कमान संभाले 1 माह हो गया। 30 दिन में 12 पुलिस एहलकार थानों में बंद कर दिए, लेकिन मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, जबकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स दनदनाते फिर रहे हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। डाके पे डाका, दिन दिहाड़े खवातीन लुट गईं, थानेदार बंद हुए मगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद। पुलिस कमान तब्दील हुई, स्ट्रीट क्राइम से बेजार शहरियों को जानो माल के तहफ्फुज़ की जमानत दी गई। लेकिन 30 दिन बाद शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अगर बाहर निकले तो दिल में डर सा रहता है कि यार महंगा फ़ोन है पॉकेट में, कोई इधर से ना आ जाए, छीन ना ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो किसी भी हवाले से शहरी उस तरह सेफ नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। बड़े पुलिस ने दावे किए, बड़े हम ये करेंगे वो करेंगे, आए रोज़ आए दिन कोई न कोई कुछ होता ही रहता है। ऐसी जगह पे जहाँ वारदात होती है उनके मोहल्लों में भी जो है ना, इनको कैमरे लगाने चाहिए। ये चलान करने के लिए कैमरा तो लगा देते हैं, लेकिन जराइम रोकने के लिए कैमरे नहीं लगाते। माह सितंबर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती हुई, मगर मरकजी मुलजिम आबिद अली अभी तक आजाद है। इस्लामपुरा में सरेआम खातून की बालियां नोची गईं। जौहर टाउन में स्कूल टीचर और गुज्जरपुरा में घर की दहलीज पर खड़ी खातून को लूट लिया गया। हरबंसपुरा में फार्मेसी से लाखों रुपए लूटे गए, जबकि दौरान डकैती दर्जन से जायद अफराद जख्मी भी हुए। लाहौर पुलिस के सरबराह का चार्ज लेते हुए उमर शेख ने स्ट्रीट क्राइम के खात्मे को पहली तरजीह करार दिया, मगर एक ही महीने में डकैती और राहजनी की 400 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। तरजीहात बड़ी सिंपल है। नंबर 1 कि हमने कोशिश करनी है कि जितना हम क्राइम पे कंट्रोल कर सके हम करें, और फिर देखना होता है कि यहाँ पर कौन सी कैटेगरी ऑफ क्राइम है जो इस वक्त राइप है। तो मुझे नजर आया कि स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे राइप है। 8000 कैमरे लगे हैं और तकरीबन हर चौक पे और हर जगह पे कैमरे लगे हैं, तो फिर मुलजिम कैसे भाग सकता है। जराइम की रोकथाम की हिकमत अमली बनाना दूर की बात, रवां साल दौरान डकैती कत्ल की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान भी गिरफ्तार नहीं हो सके। गुज़िश्ता 30 दिनों में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ, न पुलिस की कारकर्दगी में मुस्बत तब्दीली आई। शहरियों का कहना है अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हुक्काम बुलंदो बांग दावों की बजाय अमली इक़दामात पर तवज्जो दें। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहां आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन फेस्को के तबादले पर लाहौर हाई कोर्ट के यकतरफा हुक्म इम्तना पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। करार दिया है कि अबूरी अहकामात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में फैसला ना किया तो हुक्म इम्तना कत्ल तसव्वुर होगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। चेयरमैन फेस्को शफीकुल हसन के तबादले पर यकतरफा हुक्म इम्तना क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म पर नापसंदीदगी का इजहार। जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं आला अदलिया यकतरफा हुक्म इम्तना नहीं देती, अदालती इख्तियारात किसी उसूल के तहत ही इस्तेमाल हो सकते हैं। पॉलिसी है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात में मुदाखलत नहीं करती। मुदाखलत दायरे इख्तियार से तजावुज या कानून की संगीन खिलाफ वर्जी पर ही हो सकती है। इस केस में तो मीडिया पर भी खबरें चलवाई गयी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही एकतरफा हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जो कानून के खिलाफ है। हुकूमत ने कानून के मुताबिक चेयरमैन फेस्को का तबादला किया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को हिदायत की कि 1 हफ्ते में ट्रांसफर से मुतल्लिक केस का फैसला करे। बसूरत दीगर जारी करदा एकतरफा हुक्म इम्तना खारिज तस्वुर होगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और अपोजिशन तहरीक के रूह रवा मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर में सियासत के साथ साथ सयाहत भी कर रहे हैं। जलसे जुलूस और रैलियों से फुर्सत मिलती है तो खूबसूरत वादियों की सैर को निकल जाते हैं। ऐसे में सेल्फियां भी बनवाते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। अरे हम बताते हैं नहीं बल्कि दिखाते हैं कि माही किधर है, कैसा है और क्या कर रहा है।
कश्मीर की पुरफजा वादियों में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मैं रियासत में एक आजाद शहरी की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूँ। मौलाना आजादी को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। मौलाना साहब कश्मीर गए थे, जमाती प्रोग्राम थे, वहाँ के मौसम के भी एंजॉय कर रहे हैं। इंसान तफरीह भी करता है, सियासत भी करता है, तरोताजा होकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। रोक सकते हो तो रोक सकते हो तो रोक। नीले पीले चश्मे पहने मौलाना हरी भरी घास पर अपने चहीतों के साथ सेल्फियां बनवाने में मसरूफ हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा। वेलकम बैक। छाती के सरतान से बचाव के लिए अक्टूबर का पूरा महीना आगाही मुहिम के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मरज के फैलने की एक वजह खवातीन की अपनी कोताही भी है। फैसलाबाद से देखते हैं शाहीन शहजादी की ये रिपोर्ट। हम लोग तो यही समझते हैं कि रसौली है या चर्बी की गिल्टी है, बस इतना ही हमें पता था। कैंसर का नहीं पता था। दम करवाती रही तो 1.5 साल मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। कभी अताइयों के चक्कर तो कभी छाती में गिल्टी की तकलीफ के एहसास का इंतज़ार। फैसलाबाद में ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला खवातीन अपने मर्ज को खुद बिगाड़ने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक देहात से ताल्लुक़ रखने वाली बेशतर खवातीन तो हिचकिचाहट में अपने मर्ज़ के बारे में बताती ही नहीं, जिससे इनका मर्ज़ मज़ीद बिगड़ जाता है। बिल्कुल छोटा सा जब लम्प बनता है तो वो पेन करता भी नहीं है, तो इसलिए उनको दर्द का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ओल्ड एज में उनको वो डेवलप हुआ होता है, लेकिन वो सिर्फ शर्माती हैं, अपने बच्चों को बता नहीं सकती, और वो जो हमारे पास आती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में सालाना तकरीबन 1000 छाती के सरतान का शिकार खवातीन इलाज के लिए आती हैं। ब्रेस्ट कैंसर से लड़ना अगर आसान नहीं तो नामुमकिन भी नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं खवातीन को ज़रा सी हिम्मत और आगही की ज़रूरत है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। रावलपिंडी के अलाइड अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि महंगी दवा भी मुफ्त दी जाती है, जबकि आवाम कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी के अलाइड अस्पताल कहने को सरकारी, लेकिन इलाज यहाँ भी बहुत महंगा पड़ता है। शिफा खाने से दवाइयाँ जो नहीं मिलती, लोग दुहाइयाँ देने लगे। दवाएं बाहर से मंगवा रहे हैं, वो सामने मेडिकल स्टोर से मैं लाई हैं। दवाएं तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपए की लाया हूँ। गले खराब थी, वो खांसी वाली भी बाहर से ला रहे हैं। अवाम तो महंगी दवाओं के हाथों परेशान, लेकिन अरबाब इख्तियार हैं शायद बिल्कुल ही अनजान। अलाइड अस्पतालों के सरबराह मोहम्मद उमर का दावा भी सुन लें। सेंट से लेके महंगी तरीन दवाई स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्री मिलती है। इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम, यहाँ 90% दवाइयाँ जो है वो फ्री है, जिसको हम इंश्योर करते हैं। हुक्काम के दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ में खुला तज़ाद नजर आ रहा है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत हुकूमत की सेहत दोस्त पॉलिसियों का पता देती है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। वादी हुंजा में सयाहों ने डेरे जमा लिए, नौजवान खवातीन ने पैराग्लाइडिंग सीखने की ठान ली। मंजर शिगरी की रिपोर्ट। गिलगित में एडवेंचर की शौकीन अफराद का रश, लड़के ही नहीं लड़कियां भी पैराग्लाइडिंग की तरबियत लेने पहुंच गईं। चट्टानों से परवाज के लिए तरबियत याफ्ता अमले से टिप्स ली। बचपन से ही पैराग्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। यहाँ पे फॉरेनर्स आते थे, उनको देख के हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते थे। फिर हमारे टीचर्स ने, हमारे ट्रेनर्स ने हमें ट्रेन किया। नौजवान पैराग्लाइडर्स ने फिजाओं में उड़ान भरी तो ट्रेनर्स भी मुतासिर नजर आए। बिलखुसूस खवातीन जो हैं हुंजा की, वो ज़्यादा इस पे आगे आ रही हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। खवातीन ने दिलचस्प खेल की तरक्की के लिए हुकूमत से सहूलियात बढ़ाने का मुतालबा किया। मंजर शिगरी, समा, गिलगित। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।